गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो वीडियो है ये हमारा फर्स्ट है अर्थमेटिक का। ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर इस कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया होगा, वहां से जाके वो बाई कर सकते हैं। नहीं तो वो मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं 9050754566 पर। ठीक है। जिन बच्चों के लिए मैंने कोर्स फ्री किया है, जो मेरे राइस नगर के या गंगानगर के या पदमपुर के स्टूडेंट हैं, मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ कोचिंग करने वाले, जो स्टूडेंट पदमपुर में कोचिंग कर रहा था, राइस नगर में या गंगानगर में कोचिंग कर रहा था, उनके लिए ये बैच मैंने फ्री रखा हुआ है। तो वो बैच फ्री का मतलब है कि वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उन्हें एक कोड दूंगा, उस कोड के थ्रू बाई करेंगे तो जिसकी कॉस्ट है वो सारी की सारी लेस हो जाएगी। उसके बाद वो बाई कर लें ताकि वो रिकॉर्डेड पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ फाइल को एक्सेस कर सकें। ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी हम अर्थमेटिक की क्लास शुरू करते हैं तो लिखो भी पहला चैप्टर एवरेज, दूसरा ये, तीसरा वो। मैं ऐसा कुछ नहीं करवा रहा। अभी आपके आने वाले 6-7 लेक्चर बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। जो मैं पूरे मैथ्स में आने वाले 4 मंथ या 5 मंथ में जो कैलकुलेशन यूज़ करूँगा वो आपको बता रहा हूँ। और वो यहाँ अब आप सीख लो और आगे आपको यूज़ करना है। अगर आपने ये पोर्शन सीख लिया समझ लो आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें खास तौर पे। हाँ जी, उन स्टूडेंट्स के लिए फ्री है जो मेरे रनिंग बैच के स्टूडेंट थे, जिन्होंने जनवरी फरवरी में रनिंग बैच में एडमिशन लिया था, कि जिनका ये कोरोना की वजह से सिलेबस पेंडिंग रह गया था, उनके लिए बैच फ्री रखा हुआ है। ठीक है। बाकी जो न्यू है या जिनका बैच पहले कंप्लीट हो गया था, मेरे पास ही कोचिंग लगाई है पर बैच पूरा हो गया था, उनके लिए बैच फ्री नहीं है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर है 999। ठीक है। 999 पर मंथ नहीं है, ये होल कोर्स का है, जिसमें आपको वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, पीडीएफ फाइल्स, क्विज, और आपको बुक्स में सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी भी मोबाइल एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। हार्ड कॉपी के लिए फिर आपको मुझे कहना होगा सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। जो भी उसकी कॉस्ट है, कोरियर चार्ज है, वो मैं आपको बता दूंगा उसके बाद। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जैसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना पड़ता है, उसी तरह से अर्थमेटिक को सीखने के लिए हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है। ठीक है। अब देखें, हमारे पास कुछ सिंबल आते हैं जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, तो प्लस माइनस गुणा भाग सिंबल पढ़ते हैं ना। उसी तरह से जब अर्थमेटिक पढ़ते हैं तब भी हमारे पास कुछ सिंबल आते हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते। पहला सिंबल है फ्रैक्शन, भिन्न। हिंदी में कहा जाता है भिन्न। इसका मतलब जैसे a/b ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सिंबल किसको शो करता है? भिन्न को। दूसरा सिंबल है ये स्लैश, एवरेज, इसे औसत कहते हैं। अब इसे औसत कैसे कहते हैं? इसका नाम क्या होता है सिंबल का? प्रति, पर, ये इसका नाम है। जैसे लिखा हो 40 रुपए प्रति व्यक्ति, हम कहते हैं 10 व्यक्तियों को औसत 40 रुपए प्रति व्यक्ति देने हैं, तो इसे एवरेज बोलते हैं। तो मतलब जहां पे ये सिंबल आता है उसे एवरेज कहा जाता है। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। काफी बच्चों के लिए स्पीड होगा, बट मेरे लिए स्पीड भी है और ये एवरेज भी है, क्योंकि इसमें पर वर्ड आ रहा है। ठीक है। तो जहां भी पर आएगा उसे क्या कहते हैं? एवरेज भी कहा जाता है। कैसे यूटिलाइज करना है अभी शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तीसरा है डबल डॉट लगे होते हैं, जिसे रेशो कहते हैं, अनुपात। ठीक है। फिर आता है परसेंट। देखो इन दोनों को मिलके सिंबल बना है, स्लैश भी आ रहा है, डबल डॉट भी आ रहे हैं, तो जो परसेंटेज होता है
वो एवरेज और रेशो को मिलके बना होता है। परसेंटेज को कई बार तो मैं एवरेज कहूंगा, कई बार मैं इसे रेशो कहूंगा। ठीक है, तो इसके नाम से देखें, प्रतिशत, प्रति आ गया तो ये एवरेज का काम भी करेगा। ठीक है, पर आ गया तो परसेंट। उसके बाद डबल डॉट दो बार लगे होते हैं, डॉट 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 डॉट, इसे कहा जाता है यूनिटरी मेथड, एकाकी नियम। अभी मैं ये सारे सिंबल आपको यूज करना सिखाऊंगा और इन सिंबल्स की हेल्प से ही आपका अर्थमेटिक सॉल्व होगा। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, बीच बीच में आपके साधारण ब्याज के, टाइम एंड वर्क के, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, जो चैप्टर अब तक हमने नहीं किए, फिर भी उनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आने वाले जो लेक्चर हैं, 5 6 या 7 8 लेक्चर जितने भी लगेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर है, अच्छे से सीख लेना उन्हें। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं बताऊंगा अब आपको। ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से एक्चुअल वे से पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, इसलिए से अच्छे से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आपके 5 सिंबल है जिनके बारे में सीखना है, मतलब 5 नियम है जिससे हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये स्लाइड कंप्लीट है तो एक बार वाई प्रेस कर दें। नेक्स्ट देखें, तो एक बात और बता दें, कुछ नया मिल रहा है नहीं मिल रहा, जल्दी से बताएं। कुछ नया सीखने को मिल रहा है या सिर्फ टाइम पास सा लग रहा है? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बेफिक्र होके मैथ्स की क्लास लगाते रहें, आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा गारंटी के साथ। फिर पूरे मैथ्स में बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैथ हार्ड है, क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा अगर मैं फॉर्मूलों को लिमिटेड कर दूं फिर तो मैथ्स कर लोगे। उन्होंने कहा सर कितने लिमिटेड कर दोगे, 100 फॉर्मूले हैं, 200 फॉर्मूले हैं, आप कितना लिमिटेड करोगे, 100 को 80 कर दोगे, 200 को 150 कर दोगे? मैंने कहा नहीं, मैं पूरे मैथ्स को 3 फॉर्मूलों पे डिपेंड कर दूं फिर? कह रहे हैं सर अगर ये ऐसा हो सकता है तो हम डेफिनेटली मैथ्स करेंगे। तो मैंने उसे लिमिटेड कर दिया 3 फॉर्मूलों पर। तो पूरे मैथ्स में 3 ही फॉर्मूले हैं। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, z=x+y, z=x×y, तीसरा है z=x ब्रैकेट में 1, यहाँ प्लस माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी, a/b⁴y। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले का एग्जांपल दूं तो ये फॉर्म एग्जांपल है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले का एग्जांपल दूं तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आई का मतलब इनकम, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, एस का मतलब सेविंग। अगर इस फॉर्मूले के एग्जांपल दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई, चक्रवर्ती ब्याज में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने। अभी ठीक कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले का एग्जांपल है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज में। तो अब देखो बात आती है कि बहुत से आपको पता है रूल, जैसे, ठीक है, तो आपको रूल पता है कि स्पीड का रेशो अगर 3 4 है तो इसका उल्टा 4 3 होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम का रेशो। तो हम ये पढ़ते हैं डिस्टेंस वाले चैप्टर में, स्पीड का उल्टा टाइम होगा जब डिस्टेंस सेम हो। तो हम ये लॉजिक वहां सीखते हैं। मैंने कहा आप ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपने अप्लाई किया है, आप उस चैप्टर में ना सीखें। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ z=x×y वाला, मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और जो जो कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले पे वैलिड हैं वो कॉन्सेप्ट आप पूरे मैथ्स में लगा देना जहां भी इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा।
आपकी कैलकुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो पहले था हमारा सिंबल, उसके बाद थे फॉर्मूले। तो मैं एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्वेश्चंस तो चैप्टर तो भी बाद में शुरू होगा। सबसे पहले हमें सारी चीजें सीखनी है, वहां पर फिर मैं डायरेक्ट इसे जब यूटिलाइज करूंगा तब आपको इसके बेनिफिट्स सारे समझ आएंगे। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड कंप्लीट है, तो एक बार वाई प्रेस कर दें। तो पूरा मैथ आपका इन तीन फॉर्मूला पे डिपेंड है। तो आपको इन तीन फॉर्मूलों का हिंट सीखना है कि कैसे इन्हें यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अब हमारी क्लास शुरू हुई है, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में आपको सारी चीजें करवाता रहूंगा। तो सबसे पहले है अब आपका फ्रैक्शन, ये सिंबल फ्रैक्शन का था, और परसेंट। सबसे पहले रूल आपका शुरू हो रहा है फ्रैक्शन और परसेंट, भिन्ने और परसेंट। अगर पूरे मैथ्स में कहीं भी भिन्ने आ जाएं, आप मुझे यस या नो में रिप्लाई करना। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी यात्रा का, किसी जर्नी का 2/5 पार्ट इतने स्पीड से, फिर 1/3 पार्ट इतने की स्पीड से कवर किया, क्या इस तरह की लाइन देखने को मिलती है? टाइम एंड वर्क में किसी वर्क का 1/3 पार्ट, उसी वर्क का 2/5 पार्ट। पार्टनरशिप में ए किसी बिजनेस में टोटल कैपिटल का 1/2 भाग, बी उसी कैपिटल का 3/5 भाग बिजनेस में निवेश करता है। तो इस तरह की लाइनें आपको देखने को मिलती हैं हर चैप्टर में। तो मैं आपको जो रूल सिखाऊंगा वो सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित रखने, लिमिटेड रखने, वो आपको पूरे मैथ्स में यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट आएंगे आपके। पहला आएगा 1, दूसरा आएगा मोर देन 1। दोनों के लिए बिल्कुल सेम रूल है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं रखना, दोनों सिमिलर चलेंगे। 1 का मतलब है फ्रैक्शन, परसेंट। मोर देन 1 फ्रैक्शन, परसेंट। अगर किसी क्वेश्चन में एक ही फ्रैक्शन आ रहा है या एक ही परसेंट आ रहा है, उसे कैसे सोल्व करें? अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो उसे कैसे सोल्व करें? तो फर्स्ट शुरू करते हैं। 1 फ्रैक्शन या परसेंट। अभी मैं सिर्फ फ्रैक्शन लेके चलूंगा और बाद में आपको परसेंट बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये दो सोल्व करेंगे। तो 1 फ्रैक्शन, अगर किसी क्वेश्चन में एक ही फ्रैक्शन आए तो सबसे पहले हमारा रूल है नेम डिसाइड करना। किसका? अंश, न्यूमरेटर, और हर, डिनोमिनेटर। तो अंश और हर का पहला टारगेट है हमें नाम डिसाइड करना कि अंश का नाम क्या है, हर का नाम क्या है। और ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा, छुपा होगा, हमें सोचना होगा। ठीक है, कैसे? कोई भी भिन्न होती है तो 2/3 लिखेंगे, ये भिन्न है कोई भी। ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? अंश। नीचे वाला पार्ट क्या है? हर। तो आपको ऊपर वाले पार्ट, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। तो हमें अंश और हर के पहले नाम लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ए के पास बी का 2/5 भाग है। ए के पास बी का 2/5 भाग है। तो इस पूरी लाइन में भिन्ने कितनी आ रही है? एक आ रही है। 1 फ्रैक्शन कहा था, नेम डिसाइड करने हैं, तो 2/5। अब इनके नाम डिसाइड करो। सबसे पहला टारगेट है हमारा इनके नाम डिसाइड करना। अब नाम कैसे डिसाइड होते हैं वो देखें। अंश का मतलब होता है जिसकी बात हो रही है।
जिसकी बात हो रही है। हर का मतलब होता है जिससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में कहते हैं इज, इसे कहा जाता है ऑफ। तो जिसकी बात हो रही है वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होती है वो नीचे लिखा जाता है। इसी को अंश और हर के नाम डिसाइड करने हैं इस लैंग्वेज से। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इस लाइन को पढ़ो। ए के पास बी का 2/5 भाग है। इस लाइन में बात किसकी हो रही है, ये ध्यान से सीखना है। ए के पास, आप अपने हैंड को यूज करें और अपने हाथ को इस्तेमाल करके बोल के देखें। अगर हाथ बाहर की ओर जा रहा है तो उससे तुलना होती है। आप बोल के देखें ए के पास, तो आपका हाथ वहीं रहेगा, और बी का तो हाथ बाहर की तरफ जाएगा। जब हाथ बाहर की तरफ जाएगा वो रिस्पेक्टिव पर्सन होता है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ए के पास बी का 2/5 भाग है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसका नाम क्या है, ये ध्यान रखना। इसका जो भी नाम है, इसका नाम है ए। ए के पास बी का 2/5 है। तो ठीक है, तो ए के पास तो जो भी इस फ्रैक्शन का नाम होगा वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जो भी इस फ्रैक्शन का नाम होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद इससे आप क्वेश्चन पूछें किसका, इस फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन पूछें किसका, 2/5 किसका, वो कहेगा बी का। और जिससे तुलना होती है वो बटे में मिलता है। तो ए 2 है, बी कितना है 5। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्दर कोई लाइन लिखी होगी, कुल 70 रुपए हैं, ऐसे लिखा होगा। कुल कितने हैं, 70 रुपए हैं। तो टोटल कितने रुपए हैं, 70। ए को 2 मिले, बी को 5 मिले, तो टोटल कितने रुपए हैं, 7। 70 में किसका भाग, 7 का, गुना 2 से, गुना 5 से। तो ए के पास है 20 रुपए और बी के पास है 50 रुपए। तो ये आपका लॉजिक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा उसका नाम डिसाइड करना, उसके बाद आगे बढ़ना है। नाम डिसाइड करने का रूल क्या है, जिसकी बात होती है वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में होती है वो नीचे आता है। ठीक है, और जो भी इस भिन्न का नाम है 2/5 का, ये जो भी इसका नाम है वो ऊपर होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे आएगा। और रिस्पेक्टिव वर्ड फाइंड करने का रूल होता है किसका, और यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है किसका से, उसे कहा जाता है बेस। जल्दी से बता दें, ये स्लाइड कंप्लीट है तो आगे बढ़ें। फिर टाइम लगेगा, एक टाइम के बाद आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ही जीरो लेवल की क्लास चल रही है आपके लिए। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। प्रॉफिट 20%। ठीक है, मैंने पूरी लाइन ही लिखी। ये कह रहा है किसी आर्टिकल को सेल करने पर प्रॉफिट 20%, सॉरी परसेंट नहीं, आपका फ्रैक्शन चल रहा अभी, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। कह रहा है किसी आर्टिकल को बेचने पे प्रॉफिट 1/5 का हुआ। किसी आर्टिकल को सेल किया तो प्रॉफिट हुआ 1/5, बिनार है। ठीक है, पी का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट, लाभ। अब आपको सबसे पहले बिन के नाम डिसाइड करने हैं। ठीक है, नाम डिसाइड करने के लिए 1/5 किसको डिनोट कर रहा है, 1/5 क्या चीज है, प्रॉफिट। तो ये जिस भी चीज को डिनोट करता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो प्रॉफिट 1 है। ठीक है, अब रूल आता है कि यहाँ पर कुछ रूल आते हैं, जैसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका बेस फिक्स होता है। तो लाभ बाय डिफॉल्ट किसका होता है, क्रय मूल्य का। तो ये बटे में जो लिखा हुआ है उसका नाम है क्रय मूल्य, सीपी। ठीक है, जब मैं शाम को हिसाब करूंगा तो मुझे इतने का लाभ हुआ, किसका, जितना मैंने खर्च किया था उसका। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। लाभ किसका होगा, सीपी का। तो यहाँ पर 1/5 किसका है, सीपी का, लिखा नहीं हुआ। तो ये हिडन रूल होते हैं कुछ, तो मैंने आपको दोनों के दोनों बता दिए, एक जिसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में, एक दूसरा हिडन था।
तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट किसका होता है? सीपी का। तो अब देखें तो रेशियो आएगा, सीपी मेरे पास कितना है? 5, प्रॉफिट कितना है? 1, एसपी कितना है? 5 वाले आर्टिकल पे 1 कमाया तो बेचा कितने में? 6 में। ये रेशियो आ गया। अब फर्दर इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कोई हिंट दिया होगा, वो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। फिर कह रहा है प्रॉफिट 1/5 ऑन एसपी। अब इसने मेंशन कर दिया कि 1/5 का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। अब इसने मेंशन किया है कि लाभ तो 1/5 हो रहा है, बट वो किसके आधार पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस के आधार पर हो रहा है, एसपी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप फिर वापस लिखोगे 1/5, नाम लिखें सबसे पहले, इसका नाम प्रॉफिट। जो भी इस फ्रैक्शन का नाम है, 1/5 क्या चीज है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है किसका? ओन एसपी। इसने बताया है प्रॉफिट एसपी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो 5 का नाम है एसपी। सीपी, प्रॉफिट, एसपी। तो एसपी हमारे पास 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो 5 में बेचा। एसपी का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, और 1 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में था? 4 में। तो सीपी आपका आ गया 4। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कहीं भी आपको मैथ हार्ड नहीं लगेगा, बस अच्छे से पॉइंट सीखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट 1/5 बढ़ गया। ये कह रहा है प्रॉफिट 1/5 बढ़ गया। तो अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। बढ़ गया तो इस बिन का नाम प्रॉफिट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है प्रॉफिट 1/5 बढ़ गया, तो इस बिन का नाम प्रॉफिट नहीं है, इस बिन का नाम है इंक्रीमेंट। तो इस बिन का नाम है इंक्रीमेंट, तो इसका ऊपर वाले का नाम होगा इंक्रीमेंट। 1 की वृद्धि हुई। लाइन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है मैंने जब ऐसा किया तो मेरा लाभ 1/5 बढ़ गया, तो इसका मतलब 1/5 लाभ को नहीं बता रहा है, 1/5 लाभ में, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट को बता रहा है। तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट को बता रहा है ये बिन। तो जिस भी चीज को ये बिन बताता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो ये प्रॉफिट इंक्रीमेंट है, इसका नाम है प्रॉफिट वृद्धि। अब इंक्रीमेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि इस बिन का नाम प्रॉफिट नहीं है, तो एक का नाम प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वैल्यू पे होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आप कहते हो कि मेरी तनख्वाह 10% बढ़ गई, किसका? जो तनख्वाह पहले मिलती थी, बाय डिफॉल्ट प्रीवियस वैल्यू का, तो इसका मतलब 5 का नाम है ओल्ड प्रॉफिट। ना तो ये सीपी है, ना ये एसपी है, 5 का नाम है ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट रेशो न्यू प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट 5 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6। यहाँ तक कंप्लीट है, जल्दी से बता दें। जल्दी से वाई प्रेस कर दें अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो। हाँ जी, ये जो स्लाइड है कैसी लगी, जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू दे दें कि ये अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, और आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये भी बता दें। क्या ये कंटेंट जो करवाया है वो काम का है भी या नहीं? बहुत से बच्चे 1/5 प्रॉफिट बढ़ गया को सीपीएसपी बना देते हैं, तो ये सीपीएसपी नहीं बनेगा यहाँ पर। चलो अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि ये काम का है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ यही काम की हैं। ये जो लाइनें हैं, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट इतना था, प्रॉफिट उतना था, तो यही चीजें काम आएंगी, इसलिए अच्छे से सीख लें, ये काम आएगा, यही रूल है, ये बेसिक है। ठीक है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये था 1%, 1 फ्रैक्शन, जब एक फ्रैक्शन आए या परसेंट आए, दोनों में सेम ही करना है। मैं आपको दोनों के अलग अलग रूल बताऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, टाइम कितना मर्जी लगे मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, बट बैच बेस्ट होना चाहिए हमारा।
उसके बाद मोर देन वन फ्रैक्शन, अगर एक से ज्यादा आ जाए तब हम क्या करें। ठीक है, जैसे 2/5, 3, फिर 1/5, इस तरह क्वेश्चन में लिखा आ जाए और भी आ जाए, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है इससे क्वेश्चन पूछना किसका। अब ऐसा क्यों? अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप अपने फ्रेंड को 2/3 रुपए दे दो, अपने फ्रेंड को 2/3 रुपए दे दो, तो सबसे पहले आप मेरे से पूछोगे सर 2/3 किसका दें। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो वही क्वेश्चन आप क्वेश्चन के साथ पूछें, 2/3 किसका। ठीक है, वहां से जो आंसर मिलेगा उसे कहते हैं बेस। ठीक है, 2/3 मेरी धनराशि का, 2/3 जो खर्चा मैंने किताबों पे किया उसका, 2/3 मेरे ब्रदर की इनकम का, तो 2/3 किसी का भी हो सकता है, जिसका भी वो 2/3 होगा उसे क्या कहा जाता है, बेस। अब फ्रैक्शन एक से ज्यादा है तो क्वेश्चन भी एक से ज्यादा बार पूछना पड़ेगा, तो बेस भी एक से ज्यादा आएंगे, तो किसका पूछने के बाद बेस मिलेगा। अब बेस के अलग अलग फॉर्मेट आएंगे आपके पास, तो बेस के फॉर्मेट आएंगे, पहला आएगा सेम, कि बेस सेम है, 2/3 उसका, 1/5 भी उसी का, तो बेस सेम आएगा। ठीक है, फिर आएगा बेस डिफरेंट। ठीक है, और उसके बाद आएगा बोथ, कि सेम वाला लॉजिक भी बन रहा है और डिफरेंट वाला लॉजिक भी बन रहा है, दोनों लॉजिक एक ही क्वेश्चन में एक साथ बन रहे हैं। उसके बाद सेम बेस के रूल हैं, एलसीएम और रेशो। अगर बेस सेम है तो आपको ये दो मेथड यूज करने हैं, एलसीएम और रेशो। अगर डिफरेंट बेस है तो पहला मेथड है रेशो, दूसरा मेथड है चेन रूल। किसी को जल्दी तो नहीं है बैच पूरा करने की, आज तो फर्स्ट डे अभी तो। उसके बाद है हर का गुना, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। ये तीन रूल लगाने हैं आपको। बोथ आ जाए तो रेशो। जिन्हें सीखना है वो यहाँ बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि सर मेरा पेपर जल्दी आ रहा है, नज़दीक है, जल्दी कराओ, तो वो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगी क्लास की। ठीक है, तो थर्ड है बोथ में रेशो। तो हर में देखो रेशो तो आ ही रहा है, तो रेशो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे के सारे मेथड कैसे एप्लीकेबल होंगे वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए आप इस चार्ट को परमानेंट रखना, कल मैं आपको चार्ट दोबारा पूछूंगा तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो ये चार्ट कल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप बेस चेक करोगे, बेस चेक करने के बाद आपको तीन तरह का बेस मिलेगा। ठीक है, तो उनके अंदर अलग अलग मेथड है, तो कल मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बताना इस चार्ट के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब आया अर्थमेटिक फ्रैक्शन। अर्थमेटिक में फ्रैक्शन कहाँ काम आता है, वन फ्रैक्शन, मोर देन वन फ्रैक्शन, और सबसे पहले हमारा शुरू हो रहा है वन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको आंसर नहीं फाइंड करना, जल्दबाजी में कमेंट मत करना आंसर के, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं जो आपसे पूछूं उसके बारे में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है किसी संख्या का 4/7 84 हो तो वह संख्या क्या होगी। 47 ऑफ ए नंबर इज 84, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले बिन लिखें, बिन्ने कितनी आ रही है क्वेश्चन में चेक करें। इस क्वेश्चन में एक बिन आ रही है। एक बिन का रूल मैंने बताया था, नाम डिसाइड करो। ठीक है, हम्म, तो अब नाम डिसाइड करने हैं, तो एक नाम आएगा अंश का, एक नाम आएगा हर का। अंश का नाम क्या होता है, जो ये फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है ये इसका नाम होता है, ऊपर वाले का नाम, और जिस पे डिपेंड करता है वो नीचे। देखो क्या लिखा है, लाइन को पढ़ो अच्छे, सब कुछ मिलेगा। किसी संख्या का 4/7, इससे क्वेश्चन पूछो किसका,
तो इसने क्या कहा, किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का, तो वो बेस में आएगा। तो बेस किसको डिनोट कर रहा है, किसी संख्या को। बेस आया आपका नंबर, ये नंबर है किसी संख्या का, ठीक है। अब ये खुद क्या चीज है, 4/7 84 हो, तो मतलब 4/7 क्या चीज है, 84 है। तो इसका मतलब इसका नेम क्या है, 84। 4/7 84 हो, तो 4/7 क्या चीज है, 84। इंग्लिश में मैंने कहा था इसका नाम होता है इज, इसका नाम होता है ऑफ। चेक कर सकते हैं, 4/7 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर इज 84। तो इज 84, तो 84 ऊपर वाला पार्ट होगा, ए नंबर ऑफ ए नंबर, तो ए नंबर क्या होगा, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। बाकी लैंग्वेज ध्यान रखें। इसने कहा है 4/7 84 हो, तो मतलब 4/7 का नाम क्या है, 84 है, तो ऊपर वाले का नाम 84, नीचे वाले का नाम क्या है, एक नंबर। तो यहाँ से सोल्व कर लें। 4 की वैल्यू 84 है, तो 7 की वैल्यू वैध संख्या, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर आ गया 84 अपॉन में 4 इंटू में 7। जल्दी से बता दें अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ आया है तो, किसी याद नहीं करना पड़ा, ठीक है। बिना एक्स माने, बिना कोई याद किए, अच्छे से हमने समझ के क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अब उठे आधे से ज्यादा बच्चे, तो अब आए हैं क्लास में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो वो क्या करे, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या का 7/3 हो। तो देखो पहले 7/3, लाइन को पढ़ो ध्यान से। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या का, तो पहले से क्वेश्चन पूछें किसका, आपको अपना मिल जाएगा। छोटी संख्या का, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, छोटी संख्या। अब भिन्न का नाम क्या है वो ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 7/3 हो। तो 3/7 किसको बता रहे हैं, योग हो, 7/3 हो। तो 7/3 किसको बता रहा है, योग को। तो 7 ऊपर मिलेगा, ये होगा योग। अब रेशियो बना लेते हैं, दो संख्याओं का योग है, एक छोटी संख्या होगी, दूसरी बड़ी संख्या होगी। तो छोटी संख्या 3 है, अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे 7 आया, एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या डेफिनेटली कितनी होगी, 4। तो ये आपका छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो आ गया 3:4। हाँ जी, अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बता दें। अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपको बिना चेक करके आंसर करना है, बिना चेक करे आंसर नहीं करना। नेक्स्ट पढ़ें, भिन्न का नाम जरूर डिसाइड करें। दो संख्याएं अभी देखें, तो इसने कहा है, लाइन को पढ़े बस, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या का 7/3 हो। तो बस यही काम का था, इतने लिखा है 7/3 किसका, छोटी संख्या का। तो मैंने कहा था जिसका भी ये निकलेगा फ्रैक्शन वो बटे में मिलेगा, तो 3 का नाम छोटी संख्या है, ठीक है। किसका वर्ड कहाँ मिलता है, बेस में, तो छोटी संख्या कितनी है, 3। अब इस भिन्न का नाम क्या है, दो संख्याओं का योग 7/3 है, तो इसका नाम क्या है, योग। तो योग कहाँ मिलेगा, ऊपर। तो ये योग है, नीचे छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या 3 है, दो संख्याओं को जोड़ने पे 7 आया, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है बलजीत, आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है दो संख्या है, बड़ी संख्या दोनों संख्याओं के अंतर का 7/4 है। अब देखें ध्यान से, किसका
अंतर का 7/4 है। किसका? अंतर का। इसका मतलब नीचे क्या मिलेगा? अंतर। ठीक है। अब क्या लिखा? बड़ी संख्या अंतर का, तो ये बड़ी संख्या है, तो ये भिन्न क्या चीज है? बड़ी संख्या है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो हमारे पास 7 है। अब आया छोटी संख्या। अब ध्यान से देखना, दो संख्याओं को घटाने पे 7 आया और 4 आया। एक संख्या 7 थी, तो 7 में से कितना घटाऊं कि 4 आ जाए? क्योंकि 7 बड़ी संख्या है, तो 7 में से घटाना है। तो कितना घटाएंगे? 3। तो छोटी संख्या कितनी आ गई? 3। ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। इसके बाद हम करेंगे कल, यहीं से कल की क्लास शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।